हेलो एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक्स की क्लास लेकर आए हैं। जो इकोनॉमिक्स की आज हमारी पहली क्लास है और ये जो नोट्स हैं आपको पीसीएस स्टैंडर्ड जो बुकें होती हैं जिसमें डेप्थ में होता है उनसे बने हुए हैं, क्योंकि आयोग जो है अब अंदर से प्रश्न बना रहा है तो उसकी वजह से ही ये क्लास हम लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स में आज ये हमारी पहली वीडियो है और इसकी क्लास कंटिन्यू चलेंगी और इसको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो आपको अगर सारी क्लास देखनी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जो है वो उसका वर्गीकरण जो होता है तीन प्रकार से अगर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। एक प्रकार से अगर करें तो विकसित, अविकसित, अल्प विकसित। और एक प्रकार से करें तो बंद और खुली। पूंजीवादी क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि निजी क्षेत्र का जो है वर्चस्व होता है। मतलब इसमें जो सरकार है या सरकार का नियंत्रण इसमें बहुत कम होता है, इसमें निजी क्षेत्र का वर्चस्व ज़्यादा होता है। और इसकी संकल्पना सबसे पहले द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक थी एडम स्मिथ की। 1776 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, प्रकाशित की थी। उसमें जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जिक्र किया गया था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है निजी क्षेत्र का वर्चस्व होता है। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होती हैं? तो उसमें सरकार का नियंत्रण होता है। इसका जिक्र जो है कार्ल मार्क्स ने जो है, जो जर्मन के थे एक, उन्होंने दास कैपिटल पुस्तक में जो है सरकार का नियंत्रण इसमें होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का जिक्र किया था। चीन, वियतनाम, उत्तर कोरिया में जो है इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी होती है? तो मिश्रित में जो है निजी और सरकारी दोनों का मिश्रण होता है। तो जैसे भारत, नॉर्वे, स्वीडन जो है इसमें इसी प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार में एक व्यष्टि अर्थव्यवस्था और एक होती है समष्टि अर्थव्यवस्था। व्यष्टि में क्या है कि जब हम किसी एक छोटी इकाई जैसे किसी एक फर्म, किसी व्यक्ति, उपभोक्ता का अध्ययन करते हैं तो वो व्यष्टि अर्थव्यवस्था में आ गया। समष्टि क्या होता है? जिसमें किसी एक देश की पूरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, उसे समष्टि अर्थव्यवस्था कहते हैं। जबकि व्यष्टि अर्थव्यवस्था को जो है कीमत का सिद्धांत भी कहा जाता है और समष्टि अर्थव्यवस्था को आय तथा रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके घटक जैसे बजट, मौद्रिक, राजकोषीय नीति इस प्रकार की होती हैं। जबकि व्यष्टि अर्थव्यवस्था में जैसे किसी एक व्यक्ति की आय इस प्रकार से जो है घटक होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं, लेकिन हम 5 क्षेत्रों का जो है पढ़ेंगे। चतुर्थ और फोर्थ जो है वो तीसरे ही सेवा क्षेत्र के जो प्रकार हैं, सेवा क्षेत्र, उसी के प्रकार माने जाते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है प्राकृतिक संसाधनों का उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। जैसे कृषि, खनन, मत्स्य पालन और वानिकी जो है प्राथमिक क्षेत्र के घटक हैं। तो जो उत्पादन होता है तो वो प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। जैसे कृषि में मत्स्य पालन, खनन, इसी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। अब बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र की। तो प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद हैं उन्हें वो कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। जैसे द्वितीयक क्षेत्र है तो इसमें क्या होता है? विनिर्माण, गैस, जल विद्युत उद्योग जो होते हैं वो सारे इसमें ही आते हैं द्वितीयक क्षेत्र में। तो जो द्वितीयक क्षेत्र में जैसे मान लीजिए आप एक गन्ना मिल है तो उसमें जो गन्ना है वो प्राथमिक क्षेत्र का जो उत्पाद है उसका यूज किया जा रहा है। तो द्वितीयक क्षेत्र जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का ही यूज करता है। तीसरा क्षेत्र है तो जो सभी प्रकार की सेवाएं हैं विभिन्न प्रकार की, वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत ही आती हैं। जैसे व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, संचार, भंडारण, चिकित्सा जो है ये सभी सेवाएं जो हैं इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं चतुर्थक क्षेत्र की। तो तृतीयक क्षेत्र का उन्नत रूप ही जो है वो चतुर्थक क्षेत्र कहलाता है, जिसमें सांख्यविद, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, पोर्टफोलियो प्रबंधक तो आदि प्रकार की जो चीज़ें हैं वो चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। पंचक क्षेत्र की बात करें तो उच्च किस्म की जो सेवाएं हैं जैसे शोधकर्ताएं, वित्तीय प्रबंधक, कानूनी सलाहकार, तो ये सारी जो हैं चीज़ें पंचक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। जबकि अगर पूछा जाए एग्जाम में तो क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 3 ही प्रकार के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अगर हम जीडीपी में बात करें तो जीडीपी में जो है अगर भारत के पर्पज से देखा जाए तो सबसे अधिक जो है सेवा क्षेत्र का इम्पोर्टेंट है। सेवा क्षेत्र जो है इसका योगदान बहुत ज़्यादा है। और अगर हम उत्तराखंड के पर्पज से देखें तो उत्तराखंड में जो है द्वितीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। अगर हम दूसरे
जो है श्रमिकों की संलग्नता देखें कि किस क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा लोग कार्य कर रहे हैं, तो वो है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा लोग संलग्न हैं। अगला है हमारा उत्पादन के कारक। तो उत्पादन के 4 कारक होते हैं, एक तो श्रम, पूंजी, भूमि, उद्यमशीलता। तो इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, पूछ सकता है कि उत्पादन के कारकों में कौन सा नहीं होता। तो ये 4 कारक होते हैं, श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यमशीलता। तो इसमें अगर श्रम के बारे में देखें तो मानव शरीर या जो मस्तिष्क होता है उसमें जो उत्पादन करने की जो शक्तियाँ होती हैं वो श्रम कहलाता है। पूंजी की बात करें तो जो श्रम करके जो है किसी भूमि पर कुछ चीज़ हम उत्पादित करते हैं तो उसमें जो पूंजी का इस्तेमाल करते हैं उसे पूंजी कहते हैं। और ये 3 प्रकार की होती है, भौतिक पूंजी, बौद्धिक पूंजी और वित्तीय पूंजी। ये 3 प्रकार की पूंजी होती है। जबकि उद्यमशीलता जो होती है वो किसी व्यक्ति या कोई समूह हो, वो एक संश्लिष्ट उत्पादन शक्ति अगर करता है तो उसे उद्यमशीलता कहते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था की बात करें तो सकल राष्ट्रीय आय अगर $12,696 से ज़्यादा है तो उसे विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो विकसित अर्थव्यवस्था जैसे यूएसए, इस प्रकार के जो देश हैं, डेवलप देश हैं, उनकी जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो विकसित अर्थव्यवस्था है। जबकि भारत जो है वो विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। पूंजी का संग्रहण पुस्तक किसकी है? तो ये श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये आ भी रखा है एग्जाम में। व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत दिया था तो वो दिया था हार्ट्रे ने। हार्ट्रे ने जो है व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत दिया था। पूंजी का संग्रहण पुस्तक ये हमने पढ़ लिया, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी जो है ये मेनार्ड केस की पुस्तक है। थोड़ा राइटिंग में दिक्कत है, आप समझ सकते हैं इसको। जॉन मेनार्ड केस की जो है पुस्तक है ये, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय की हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो इसको अभी देख लेते हैं बस थोड़ा नॉर्मल। किसी राष्ट्र की एक वर्ष के दौरान आर्थिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से होता है। तो इसको हम अच्छे से जो है एक अलग वीडियो में इसका पढ़ेंगे। सर्वप्रथम जो है 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपये आय जो है एक व्यक्ति की प्रति मासिक आय 20 रुपये आंकी थी। और किस पुस्तक में? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में जो है इन्होंने बताया था। तो ये पुस्तक किसकी, ये भी पूछा जाता है। 1911 में एफ सिर्रास ने जो है 49 रुपये मासिक आय के बारे में बताया था। 1949 में ही एक 1911 में हुआ था एफ सिर्रास ने। और 1949 में राष्ट्रीय आय समिति जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस और इसके अन्य सदस्य थे डॉक्टर आर गाडगिल और BKRB राव। तो ये 3 सदस्य थे इसमें जो अध्यक्ष थे। तो पूछा जाता है राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? तो 1949। इसके अध्यक्ष कौन थे? और बाकी अन्य सदस्यों के बारे में भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आर्थिक समृद्धि की बात करें तो सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय में जो बढ़ोतरी होती है, मतलब GDP में अगर या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो उसे आर्थिक समृद्धि कहते हैं। PCI प्रति व्यक्ति आय आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त मापदंड माना जाता है। पर कैपिटल इनकम जो है तो ये जो है आर्थिक समृद्धि की सबसे अधिक उपयुक्त मापदंड माना जाता है। तो आर्थिक समृद्धि था ये। अब आर्थिक विकास की बात करें तो आर्थिक समृद्धि के साथ साथ अगर लोगों के जीवन में स्तर में भी सुधार आता है तो उसे हम कहते हैं आर्थिक विकास। आधिकारिता तथा क्षमता विस्तार जो है, अमर्त्य सेन ने जो है इसको कहा था, आधिकारिता तथा क्षमता विस्तार। जबकि गरीबी के विरुद्ध लड़ाई जो है ये महबूब उलक ने दिया था स्टेटमेंट, गरीबी के विरुद्ध लड़ाई। मापन विधि की बात करें तो अगर हम आर्थिक विकास की मापन विधि की बात करें तो इसमें एक तो PQLI होता है, एक PPP होता है, एक NEW और एक होता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है मानव विकास सूचकांक। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में पढ़ते हैं, मानव विकास सूचकांक। तो इसका प्रतिपादन जो है 1990 में कब दिया था? 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, जो मानव विकास रिपोर्ट भी जारी करता है, उससे जुड़े अर्थशास्त्री थे एक महबूब उलक, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। और सहयोगी कौन थे? तो अमर्त्य सेन, ये भारत से, और सिंगर हंस जो हैं, अमर्त्य सेन जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता हैं। तो इनके सहयोग से जो है महबूब उलक जो है इन्होंने 1990 में HDI की जो है सूचकांक दिया था
यूएनडीपी से जुड़े हुए थे, और जो वर्तमान में मानव विकास रिपोर्ट है वो यूएनडीपी जारी करता है। इसके 3 आयाम हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, 3 आयाम इसके हैं मानव विकास सूचकांक के। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा स्वास्थ्य सूचकांक जो है, अगर इसकी बात करें तो अगर आयाम में देखते हैं, स्वास्थ्य में क्या आता है कि जन्म पर जीवन प्रत्याशा, ये संकेतक हो गए इसके। शिक्षा में स्कूल अवधि का औसत हो गया 0 से 15, और प्रत्याशित वर्ष कितने हो गए 0 से 18। जीवन स्तर का संकेतक क्या है, तो वो है प्रति व्यक्ति आय, तो ये इसका संकेतक हो गए। जबकि इनके सूचकांक क्या क्या हैं, तो इसका जीवन प्रत्याशा सूचकांक है, इसका शिक्षा सूचकांक है, और इसका आय सूचकांक है। तो ये आपको याद रखना है, इसके जो आयाम होते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जो है, ये इसके 3 आयाम हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मान हमेशा जो है वो 0 से 1 के मध्य होता है। 1990 में पहली रिपोर्ट यूएनडीपी ने जारी की थी। भारत मध्यम मानव विकास सूचकांक में शामिल है। इसके देख लेते हैं क्या क्या है। अत्यधिक उच्च जो है 0.800 से अधिक उच्च हो गया 0.700 से 0.799 तक। मध्यम हो गया 0.550 से 0.699, और निम्न जो हो गया वो 0.550 से कम। तो जो भारत आता है वो मध्यम श्रेणी में आता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा आपको याद रखनी है 0 से 1 के बीच ही होती है। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश है। उत्तराखंड ने भी 2019 में जो है मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी, उसको भी हम अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे। 2023 में जो है भारत का 0.642 जो है इसका मान है, और 132वीं रैंक है भारत की 2023 में। 2022 में कितनी थी, तो 2022 में 130 रैंक थी। अब आगे देखते हैं, अगला जो वो था हमारा, ये हमने 4 देखे थे, तो इसमें HDI हमने पढ़ लिया। अभी इन तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो PQLI के बारे में बात करते हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक मॉरिस डेविड एवं मॉरिस द्वारा इसको दिया गया था। इसका मान हमेशा 0 से 100 के बीच में होता है। जबकि HDI का कितना था, तो HDI का मान था 0 से 1 के बीच में। मापक होते हैं, जैसे उसका शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा था, तो इसके मापक हैं शिशु मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता दर और 1 वर्ष की आयु की जीवन प्रत्याशा। तो 3 इसके आयाम होते हैं। PQLI को हम क्या करेंगे, तो तीनों को जोड़कर 3 से भाग की जाती है और 100 से गुणा किया जाता है, तो तब PQLI का मान निकल के आता है। मतलब 1 2 3 ये तीनों जो हैं इनको जोड़ा जाता है और 3 से भाग की जाती है। अब अगला है हमारा क्रय शक्ति समता विधि। इसका यूज जो है IMF द्वारा 1993 से किया गया। विश्व बैंक जो है वर्तमान में गरीबी दर के मापन के लिए इसका प्रयोग कर रहा है। तो IMF ने इसको 1993 में शुरू किया था, और विश्व बैंक जो है इसका वर्तमान में गरीबी दर के मापन के लिए प्रयोग कर रहा है। निवल आर्थिक कल्याण, तो 1989 में ये दिया था किसने, डेली तथा कोब ने ये जो है निवल आर्थिक कल्याण जो है ये दिया था। अब बात करते हैं विश्व खुशहाली रिपोर्ट की। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी की जाती है। 2012 में जो है पहली रिपोर्ट जारी की गई थी। और विश्व खुशहाली दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को मनाया जाता है। 6 कारकों को इसमें आधार माना गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व खुशहाली जो रिपोर्ट है उसमें 6 कारकों को आधार माना गया है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक 125 है, जबकि कुल देश कितने थे, वो थे 136। आगे देखते हैं, 2010 में मानव विकास रिपोर्ट में 3 नए सूचकांक प्रस्तुत किए थे। तो जो HDI रिपोर्ट थी उसने 3 नए सूचकांक प्रस्तुत किए थे। एक तो लैंगिक असमानता सूचकांक, दूसरा असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, तीसरा था वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। तो इसमें से हम लैंगिक असमानता सूचकांक पढ़ते हैं। इसके जो 3 आयाम हैं जिस पर यह जारी किया जाता है, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण, श्रम बाजार। 2023 में भारत की रैंक 127 थी इसमें, और कुल देश थे 146। अगला है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसे भी UNDP जारी करता है, और इसके 3 आयाम हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह स्तर। इसके आधार पर जो है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है। अब बात करते हैं पूंजी निर्माण जो है, बचत सृजन और बचत संग्रहण और बचत का जो निवेश, ये 3 इसके फैक्ट हैं। इसकी जो प्रक्रिया होती है
उसे पूंजी निर्माण कहा जाता है। तो बचत सृजन, बचत संग्रहण और बचत का निवेश। तो पूछा जा सकता है कि पूंजी निर्माण में इनमें से कौन सा नहीं होता, तो ये तीनों होते हैं, बाकी चौथा ऑप्शन नहीं होगा। तो ये इसकी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पूंजी निर्माण। समावेशी विकास जो है, विकास का लाभ समाज के सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती हैं या योजनाएं चलाई जाती हैं उसे समावेशी विकास कहते हैं। और ये 3 प्रकार का होता है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। तो ये आज हमारी अर्थशास्त्र की पहली वीडियो थी। इस प्रकार से हम छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे जिसमें मेन टॉपिक हम सारे कवर करेंगे और अंदर तक जो है डेप्थ में जो है इसके बारे में हमने तैयारी करनी है, क्योंकि आयोग जो है बहुत अंदर से प्रश्न बना रहा है, तो इकोनॉमिक्स को भी हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद।